Hello students, I am Sajjan Bhardwaj and today I am with you with entirely a different topic that is not the topic of your syllabus, that is not related with science only, rather it is a topic which can change your position, it can change your way of thinking and it can change your status in the life. It is so important, it is so unique that in the school life you can say this particular thing NTSE, ये चार अल्फाबेट नहीं है, it is a very wide impact. If somebody qualifies NTSE, it is just like the topmost service of our India. You know very well, UPSC qualifier in service class and NTSE qualifier in school life, they are almost same. So today I am going to discuss about it. और अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट देख लेते हैं तो मैं इस बात के लिए आपको एश्योर कर सकता हूं कि एनटीएससी क्वालिफाई करने के लिए आपने आधा काम कंप्लीट कर लिया है. बिकॉज यू नो वेरी वेल बिगिन इज हाफ डन. Well begin is half done. ये बात आप बच्चों ने बहुत बार सुनी होगी कि अगर आपकी शुरुआत सही होती है तो समझिए आपका काम आधा कंप्लीट हो गया है, आधे के लिए आपने और मेहनत करनी. तो मेरा ये मानना है कि अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देखते हैं तो आपका वेल बिगिन शुरू हो गया, हाफ डन काम शुरू हो गया. बिकॉज आई एम गोइंग टू टच ईच एंड एवरी very minute aspect of this exam. It may take little long, but मैं कोई चीज अपनी तरफ से ऐसी नहीं छोड़ूंगा जो एनटीएससी से रिलेटेड आपको नहीं बताई जाए. सो प्लीज इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को कंप्लीट देखें, बिना स्किप किए हुए देखें. राइट? चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वन बाय वन. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल ट्राई टू टेक स्टेप वाइज. पहला क्वेश्चन आता है कि एनटीएससी अगर लिखा है तो व्हाट इज एनटीएससी? As I have already told in the very beginning, NTSE means National Talent Search Examination. यानी हमारे देश में अगर कहीं टैलेंट है तो उस टैलेंट को सर्च करने के लिए जो एग्जाम कंडक्ट किया जाता है उस एग्जाम का नाम क्या है? NTSE. राइट? तो इस बात को ध्यान करिए, इसको हिंदी में हम बोलते हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज प्रतियोगिता. और NTSE क्वेश्चन ये आता है दूसरा कि वाई एनटीएससी, मैं क्यों करूं? वाई. सेकंड इज वाई मी, मुझे क्यों करना है सर? मैं अपनी 10वीं क्लास पास कर लेता हूं, मेरे 90% मार्क्स आ जाते हैं, 95 आ जाते हैं, तो मुझे एनटीएससी की जरूरत क्या है? एनटीएससी मैंने बताया आपको, इट इज द मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम. इसके बराबर कोई प्रेस्टिजियस एग्जाम नहीं है. तो पहली बात ये आप मान के चलेंगे, मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम. अगर आप अपना स्टेटस बढ़ाना चाहते हैं, अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाना चाहते हैं, अपनी इमेज बनाना चाहते हैं तो आपको एनटीएससी क्वालिफाई करना चाहिए. सेकंड, जैसे मैंने बताया था यूपीएससी क्वालिफाई करना. यूपीएससी किसी को नहीं समझ में आ रहा तो आईएएस, इस वर्ड को हर कोई जानता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज. और जो बच्चा एनटीएससी क्वालिफाई करता है तो आईएएस क्वालिफाई करने के उसके बहुत ज्यादा अच्छे चांस बन जाते हैं, क्योंकि उसे मेहनत करने की आदत बन जाती है, उसे पता लग जाता है कि मुझे कोई काम कैसे करना है. सेकंड चीज, ये फर्स्ट हुआ हमारे पास मोस्ट प्रेस्टिजियस एग्जाम. सेकंड, सेंट्रल गवर्नमेंट जो हमारे देश की है, सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रोवाइड यू स्कॉलरशिप. इट अवार्ड्स स्कॉलरशिप. इसके लिए आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. हालांकि स्कॉलरशिप की अमाउंट बहुत ज्यादा नहीं है, बट नाम बड़ा है और नाम के लिए तो दुनिया मरती है. ठीक है? जितने बड़े बड़े लोग हुए हैं आज तक, उन्होंने अपने नाम कमाने के लिए, अपनी प्रतिष्ठा के लिए, अपनी इमेज के लिए, अपने प्रेस्टीज के लिए पता नहीं कितने बड़े काम किए. तो यू हैव टू क्वालिफाई इट. If you want to have respect for your school,
for your name, for your family, for your father. If he feel proud, you must try to qualify NTSC. थर्ड है हमारे पास, अब स्कॉलरशिप की अगर मैं बात करूं तो स्कॉलरशिप ये नहीं है कि केवल आपको 9th-10th क्लास के लिए मिलनी है। 10th क्लास में तो आप इसे अपीयर हो रहे हैं यहाँ पे, तो आपको 11th-12th क्लास में जब आप पढ़ेंगे तो उस समय आपकी स्कॉलरशिप जो रहेगी वो केवल 1250 रहेगी। बट प्राइस की जो बात होती है, अमाउंट की बात तो होती नहीं, प्राइस बड़ी चीज होती है। कौन सा प्राइस है? नेशनल लेवल। इस देश के गिने चुने बच्चों में से आप एक होंगे। फील करिए इस चीज को अंदर से, पूरे देश में आपका नाम होगा, ठीक है, पूरे स्टेट में आपका नाम होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट में आपका नाम होने वाला है, पूरे सिटी में आपका नाम होने वाला है, ठीक है। तो ये प्रेस्टीज की बात होती है। तो 11th-12th में आपको 1250 मिलेगा। जब आप यूजी करेंगे यानी अंडर ग्रेजुएट या पीजी करेंगे, उस टाइम पर आपकी जो स्कॉलरशिप है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है, और उस टाइम स्कॉलरशिप रहेगी हमारे पास 2000। उसके बाद अगर आप पीएचडी करते हैं, पीएचडी में यूजीसी के जो नॉर्म्स होते हैं, यूजीसी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होता है, उसके नॉर्म्स के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलती है। तो एग्जाम केवल एक पास करना है। वो कहते हैं ना, एक बार आम का पेड़ लगा दीजिए और फिर पूरी जिंदगी अगली पीढ़ियां भी फ्रूट खाती रहेंगी। तो आपको केवल एक बार एनटीएससी क्वालिफाई करना है। आपका +1-2, आपका ग्रेजुएशन, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन और आपका पीएचडी, वहां तक लगातार आपको स्कॉलरशिप मिलती रहेगी। यानी आपके घर वाले फ्री आपकी जो एजुकेशन का इन्वेस्टमेंट है उससे। तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर पाए, और आप एक बार करिए, जिंदगी भर के लिए आपको बेनिफिट होने वाला है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान करना है। तो अब वाई बी का आंसर आपको मिल गया होगा। अब ये जो हमारे पास एनटीएससी का एग्जाम है, ये आज से नहीं शुरू हुआ है, इट स्टार्टेड इन 1963, और तब से आज तक इसकी जो इमेज है, प्रेस्टीज, जो डे बाय डे बढ़ती जा रही है। कई बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं वो ब्रांड बन जाती हैं, तो एनटीएससी इज द ब्रांड। एनटीएससी का ट्रैग एक बार आपके लग जाता है कि एनटीएससी क्वालिफायर है, यू बिकम द ब्रांड इन योर सिटी, इन योर डिस्ट्रिक्ट, इन योर स्टेट, इन योर कंट्री। माय पॉइंट इज क्लियर। अब इसकी और डिटेल इंफॉर्मेशन, कि इसे कंडक्ट कौन करता है? कंडक्टेड बाय, हु कंडक्ट्स इट? एनटीएससी का एग्जाम 2 लेवल पर होगा। फर्स्ट लेवल पर SCERT, ये स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग होता है, यानी हम हरियाणा में है तो हरियाणा गवर्नमेंट के अंडर ये कंडक्ट किया जाएगा। और दूसरा लेवल जो होगा इसका, सेकंड लेवल पर, ये फर्स्ट लेवल है, सेकंड लेवल पर आपके पास होता है NCERT, नेशनल काउंसिल, ये था स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च एंड ट्रेनिंग। अगर आप अपनी बुक देखेंगे तो बुक के ऊपर भी ये एनसीईआरटी वर्ड लिखा होता है। इसका मतलब ये एक एजेंसी है हमारी कंट्री की, जो पूरी कंट्री की एजुकेशन के लेवल को, उनकी बुक्स के लेवल को, उनकी स्कॉलरशिप को चेक करके रखती है। तो ये बात ध्यान करेंगे। तो 2 लेवल पर हो गई, लेकिन इन दोनों लेवल पर आपकी जो प्राइमरी क्वालिफिकेशन है, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? क्वालिफिकेशन, यू मस्ट बी स्टडिंग इन क्लास 10 ओनली। केवल 10th क्लास का स्टूडेंट होना चाहिए, ना 9th का ना 11th का। नो रिपीटिशन, कोई रिपीटर नहीं चलेगा कि ये 10वीं दूसरी बार कर रहा है, नो। यानी फेलियर स्टूडेंट नहीं होना चाहिए, फ्रेश स्टूडेंट होना चाहिए। जहां तक क्वालिफिकेशन की बात है, क्लास तो आपके पास 10th होगी, लेकिन 9th क्लास जब आपने पास की है तो आपके 60% मार्क्स होने चाहिए कम से कम। और ये किसके लिए होने चाहिए? जनरल कैटेगरी के लिए। हमारे देश में कास्ट सिस्टम है, आप सब बच्चे जानते हैं, और ये कोई बहुत अच्छी चीज तो नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने चला रखा है, ठीक है। तो 60% जनरल के लिए, 55% जो हमारे पास रहेंगे, 55% फिर किसके लिए? एससी कोई स्टूडेंट है, एससी, एसटी भी होगा, पहले मैं एससी लिख देता हूं, एसटी भी हो सकता है। और अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं,
फिजिकली हैंडीकैप्ड अगर हैं तो उनके लिए 55% यानी 5% की छूट रहेगी। तो ये आपके पास रहेगा क्वालिफिकेशन के लिए। तीसरा क्वेश्चन आता है व्हाट अबाउट फीस, क्योंकि जब भी एग्जाम देते हैं आप देखा होगा, आप स्कूल में ओलंपियाड देते हैं, स्कूल में और कोई कंपटीशन देते हैं, तो सबसे पहले यही आता है कि इसकी फीस जमा करवानी। अब सबसे मजेदार बात यह है कि इतना प्रेस्टिजियस एग्जाम, एक एग्जाम और सालों साल तक स्कॉलरशिप, बट फीस के नाम पर नो फीस। दैट मीन्स इट इज टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रह जाएगी बात, सिंपल सी बात है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हाउ टू अप्लाई, इसके लिए हम अप्लाई कैसे करें। हाउ टू अप्लाई, अप्लाई करने के दो तरीके हैं। एक तरीका है कि यू कैन अप्लाई ऑनलाइन योरसेल्फ, खुद अप्लाई कर सकते हैं अपने लेवल पर। सेकंड है यू कैन अप्लाई थ्रू स्कूल, अपने स्कूल के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। यूजुअली जो फॉर्म्स होते हैं दे आर गिवन ऑन द you can say net by the government in the month of August। पहले 31 अगस्त लास्ट डेट होती थी, लेकिन इस साल हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, और 31 जो स्कूल के लिए थी वो एक्चुअली ऑनलाइन के लिए 25 होती है, बट इस साल कोरोना की वजह से हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अभी तक कोई इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी की तरफ से या एससीईआरटी की तरफ से ऐसी पब्लिश नहीं हुई है, नेट पर कोई इंफॉर्मेशन आज की डेट में नहीं आ पाई है। ठीक है, स्टिल आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि कमिंग मंथ में हमारे पास ये एप्लीकेशन ऑनलाइन अवेलेबल होंगे और आप उनको फिल कर पाएंगे। ठीक है, अब एग्जाम लेवल, आपका जो एग्जाम होता है वो किस लेवल पर होगा। एग्जाम लेवल हमारे पास दो लेवल पर होता है। ठीक है, एक आपके पास रहेगा स्टेट लेवल, दूसरा रहेगा आपके पास नेशनल लेवल, और उसके बाद इंटरव्यू भी होता है। इन तीनों का अगर आप क्वालिफाई कर जाएंगे देन यू विल बी द एनटीएससी होल्डर। तो ये चीज आप बच्चों को ध्यान करनी है। पहला जो एग्जाम स्टेट लेवल वाला है, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, एससीईआरटी कंडक्ट करती है, और दूसरे को हमारे पास एनसीईआरटी कंडक्ट करती है। और ये जो स्टेट लेवल वाला एग्जाम है, ये एग्जाम आमतौर पर नवंबर के फर्स्ट संडे को होता है, नवंबर मंथ संडे। बट आई वुड अगेन से कि ड्यू टू कोरोना दिस ईयर वी कैन नॉट से इट विल बी पोस्टपोन और नॉट। अभी तक हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई है, बट आपको अपने आप को प्रिपेयर करके रखना है। अभी जुलाई खत्म होने वाला है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 90 days बिफोर द एग्जाम, दैट इज द आइडियल टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन। आइडियल टाइम टू स्टार्ट प्रिपरेशन, गॉट इट। और जो आप यहां पर अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद आपको प्रिंट आउट मिल जाएगा आपके रोल नंबर का। यू विल गेट द प्रिंट ऑफ योर रोल नंबर एंड यू हैव टू अटेस्ट इट, गेट अटेस्टेड फ्रॉम योर स्कूल प्रिंसिपल। इसलिए अगर आप ऑनलाइन खुद भी अप्लाई करते हैं तो आपको स्कूल से, प्रिंसिपल से अटेस्ट करवाना पड़ेगा। अपना फोटो उस पर लगाएंगे और फोटो लगा के प्रिंसिपल सर उस पर अपनी स्टैम्प और सिग्नेचर लगाएंगे। दैट इज कॉल्ड अटेस्टेशन। दैट विल वेरीफाई कि आप उस स्कूल के स्टूडेंट हैं। माय पॉइंट इज क्लियर। तो ये बात आप बच्चों को ध्यान करनी है यहां तक। उसके बाद जब हम बात करते हैं कि आपके पास जो डे ऑफ एग्जाम है उस दिन क्या होने वाला है, ये तो दो लेवल बताए, स्टेट लेवल और नेशनल लेवल। दोनों को क्वालिफाई करेंगे। पहले स्टेट लेवल क्वालिफाई करेंगे, स्टेट लेवल पर नवंबर में होगा, और जो आपका नेशनल लेवल होता है, नेशनल लेवल पर अगले साल यूजुअली मई मंथ में होता है, यूजुअली मई में। इसका जो रिजल्ट आएगा आपका वो अप्रैल से मार्च, जनवरी से मार्च के बीच में कभी भी आ सकता है। फर्स्ट लेवल का जो रिजल्ट आता है वो जनवरी से लेकर के मार्च के बीच में, वो डिपेंड करेगा एससीईआरटी कब डिक्लेयर कर पाता है। ठीक है, और जो कैंडिडेट क्लियर कर जाते हैं उनका फिर मई में एग्जाम होता है,
उसके बाद जुलाई अगस्त में इंटरव्यूज होते हैं और फिर आप क्वालिफाई कर पाते हैं। क्लियर? अब डे ऑफ एग्जाम, जिस दिन एग्जाम डे है उस दिन आपका एग्जाम किस तरह से कंडक्ट होगा। ऑन द डे ऑफ एग्जाम, एक एग्जाम सेंटर के बारे में बच्चों की क्वेरी रहती है कि सर सेंटर कौन बनेगा। सेंटर जो आप ऑप्ट करेंगे वो आपका सिटी सेंटर रहेगा। जिस सिटी में भी आप रहते हैं, अगर आप गांव में रहते हैं तो नियर बाय जो सिटी होगा वहां पर आपका सेंटर आएगा। इस बात का ध्यान करेंगे। डे ऑफ एग्जाम जो होगा उस दिन आपका एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है, 2 शिफ्ट। एक यूजुअली हमारे पास मॉर्निंग शिफ्ट होती है और दूसरी आपकी रहेगी आफ्टरनून शिफ्ट। इवनिंग बोल देते हैं लेकिन इवनिंग वगैरह कुछ नहीं होता इससे। पहला जो एग्जाम होगा दैट विल बी ऑफ 2 आवर्स और सेकंड जो एग्जाम होगा दैट विल बी ऑफ 2 आवर्स अगेन। देयर इज ए लिटिल गैप बिटवीन दीज टू, दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप होता है। ठीक है, तो एक आपका मॉर्निंग शिफ्ट में होगा सेम सेंटर में, दूसरा आफ्टरनून शिफ्ट में होगा और दोनों एग्जाम 2-2 घंटे के रहेंगे। माय पॉइंट इज क्लियर? अब मॉर्निंग में क्या होने वाला है जरा ध्यान करेंगे। जो मॉर्निंग में आपका एग्जाम होगा, मॉर्निंग में एग्जाम, उस एग्जाम के बारे में हम मानकर चलते हैं दैट इज पार्ट 1 और यू कैन से मेंटल एबिलिटी। मेंटल एबिलिटी MET बोलते हैं, मेंट भी बोल देते हैं शॉर्ट में। मेंटल एबिलिटी टेस्ट। मेंटल एबिलिटी टेस्ट का मतलब ये हुआ कि आप मेंटली चीजों को कितना अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं, सिचुएशन को कितना अच्छे से समझ सकते हैं, और इसके लिए कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। इसमें बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन हो सकते हैं, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप के सिचुएशंस हो सकते हैं, फिगर बेस्ड हो सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप के पिक्चर्स हो सकते हैं और उनको एनालाइज करके आपको रिजल्ट पर पहुंचना होता है। यानी ये आपके IQ को चेक करने के लिए है मेनली। एंड हाउ मेनी क्वेश्चंस? देयर विल बी 100 क्वेश्चंस एंड 100 मार्क्स। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स और टाइम कितना रहेगा? 2 आवर आपको बता दिया है। पॉइंट इज क्लियर? सेम थिंग अबाउट द सेकंड टेस्ट जो इवनिंग में होना है। इवनिंग में जो टेस्ट होगा वो आपका सब्जेक्टिव टेस्ट होता है। ठीक है, और वो जो सब्जेक्टिव टेस्ट होगा उसको हम आमतौर पर SAT बोलते हैं। SAT का मतलब नहीं कि सैटरडे है। SAT का मतलब है स्कॉलस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट। स्कॉलस्टिक मींस आप अपने सब्जेक्ट में कैसा कर पाते हैं। सभी सब्जेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, आपके पास जो सब्जेक्ट रहेंगे, जो मेनली सब्जेक्ट रहते हैं, उन सब्जेक्ट में साइंस, मैथ्स, SS, केवल 3 सब्जेक्ट रहेंगे। ऊपर वाले में जीके चला गया, मेंटल एबिलिटी में यहां पर 3 सब्जेक्ट होंगे। इनका जो सिलेबस है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसमें मैं डाल भी दूंगा, आप वहां से भी चाहें तो उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन करके रख लें। अगली चीज हमें ध्यान करनी है कि यहां पर क्या नेगेटिव मार्किंग होती है। उसका आंसर है नो। नो नेगेटिव मार्किंग। नो नेगेटिव मार्किंग। नेगेटिव मार्किंग कोई नहीं होती, इसलिए आप एंजॉय करें सभी। हाँ, एक चीज हो, ऑल द क्वेश्चंस आर MCQ। सभी के सभी क्वेश्चंस MCQ होते हैं, लेकिन MCQ का मतलब ये नहीं कि सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू हैव टू सोल्व। उसके बाद आप उस ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे। केवल जीके टाइप का क्वेश्चन उसमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैथ्स के क्वेश्चन है, साइंस के न्यूमेरिकल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपको सोल्व करना पड़ेगा और सोल्व करके फिर आप प्रॉपर ऑप्शन पर टिक मार्क करेंगे। तो यहां कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जब आप सेकंड लेवल पर जाएंगे, सेकंड लेवल पर, वहां पर आपके पास -1/3 सेकंड लेवल। सेकंड लेवल का मतलब स्टेट लेवल को क्वालिफाई करने के बाद जब आप NTSC लेवल पर जा रहे हैं तो वहां पर -1/3 मार्क। यानी अगर एक क्वेश्चन गलत हो गया तो 1/3, 3 क्वेश्चन गलत हो गए तो 1 नंबर आपका लेस हो जाएगा। इस बात का आप सब बच्चे ध्यान कर लेंगे। माय पॉइंट इज क्लियर? उसके बाद जहां तक सिलेबस की बात है, मैंने पहले बताया सिलेबस कैन बी डाउनलोडेड। आप नेट पर जा सकते हैं और नेट पर जाकर के जब आप NTSC टाइप करेंगे आपको वहां पर सिलेबस ऑफ NTSC अलग अलग सब्जेक्ट का मिल जाएगा। वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, मैं भी इसमें डाल दूंगा। आप वहां से अपना वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेकर के उसे नोट डाउन कर सकते हैं।
मैं फिर से क्लियर कर दूं कि कोई फिक्स सिलेबस नहीं है। जैसे आपका सब्जेक्ट का सिलेबस फिक्स होता है ना, उसमें तो एक डेफिनेट चीज होती है कि बस इतना सा ही करना है। लेकिन एनटीएससी मींस यू आर ए स्टेप अहेड, यू आर एट द लेवल अप फ्रॉम द रिमेनिंग वंस। इसलिए आपसे उम्मीद की जाएगी कि अगर आप 10th क्लास में पढ़ रहे हैं तो 11th लेवल का जो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए। ठीक है, आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए, ओनली देन यू कैन डू इट। ठीक है, एंड इट इज नॉट ए बिग इशू, करना कोई बड़ी बात नहीं। ये आपके पास एनटीएससी की जो मेन रिक्वायरमेंट होती है, उन रिक्वायरमेंट के बारे में मैंने आपसे डिस्कस कर दिया। एक क्वेश्चन कई बार और बच्चे पूछते हैं कि सर जो क्वेश्चन पेपर आता है, क्या क्वेश्चन पेपर केवल इंग्लिश में होता है? आई मेक यू क्लियर, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में नहीं, क्वेश्चन पेपर इंग्लिश में और हिंदी दोनों में होता है। हमारे नॉर्दर्न इंडिया में हिंदी और इंग्लिश में रहता है, बाकी किसी और एरिया में जाएंगे तो वहां इंग्लिश के साथ वहां की जो लोकल लैंग्वेज होगी नियर बाय एरिया की, उस लैंग्वेज में भी हो सकता है। दैट मीन्स इट इज ऑलवेज इन बाइलिंगुअल, दो लैंग्वेज होंगी। एक आपकी नेटिव लैंग्वेज हो सकती है, इंग्लिश हमेशा रहती रहती है। बात क्लियर होगी यहां तक? उसके बाद अब असली क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी प्रिपेयर फॉर एनटीएससी, हाउ टू क्रैक एनटीएससी। I have told you NTSC is the most prestigious exam on the date. आज की डेट में स्कूलिंग के हिसाब से NTSC से बड़ा कोई एग्जाम नहीं है। Then how can we crack it? No doubt, hard work. This is the best remedy you can say. इट इज द की टू सक्सेस। बट केवल हार्डवर्क ही करते रहे? नो, हार्डवर्क के साथ साथ आपका वर्क स्मार्ट होना चाहिए। आपको टाइम सेविंग टेक्निक आनी चाहिए, आपको टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज करना आना चाहिए। एवरी पर्सन हैज 24 आवर्स इन द लाइफ डे। पूरे एक दिन में सभी के पास 24 आवर्स होते हैं। बट आपने देखा होगा कुछ बच्चे हर फील्ड में बहुत बढ़िया कर रहे हैं, स्पोर्ट्स के लिए भी टाइम निकाल लेते हैं, स्टडीज में भी एक्सेलेंट होते हैं, अपने सोशल रिलेशन में भी बहुत बढ़िया कर लेते हैं। दे आर गुड मैनेजर ऑफ योर टाइम। तो आपको भी अपने टाइम का एक अच्छा मैनेजर बनना है, ओनली देन यू कैन क्रैक द एनटीएससी। तो सबसे पहले रहेगा हमारे पास हार्डवर्क, नो डाउट, लेकिन फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं मैं आपको बता दूं हाउ कैन वी मैनेज। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड द सिलेबस, कि आपका सिलेबस क्या है, आपने पढ़ना क्या है एनटीएससी के लिए, पहले ये चीज क्लियरिटी होनी चाहिए। अगर ये क्लियर हो गया है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप के लिए जाएंगे। मैंने पहले बताया इसमें जनरल रीजनिंग रहेगा आपके पास, जो मैथ आपके पास रहेगा वो मेंटल एबिलिटी, वहां रीजनिंग की बात आएगी, वहां ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन होंगे, वहां आपके पास फिगर टाइप क्वेश्चन होंगे, वो एंटायरली एक डिफरेंट सेक्शन है। 100 क्वेश्चंस 100 मार्क्स। ठीक है, तो सिलेबस आपको आइडिया होना चाहिए। सब्जेक्टिव की बात करेंगे तो साइंस आपके पास है, मैथ्स आपके पास है और एसएस आपके पास है। इन 3 सब्जेक्ट के अलावा आपको कोई और सब्जेक्ट एनटीएससी के लिए नहीं पढ़ना है। पहले लैंग्वेज होती थी, आजकल लैंग्वेज नहीं है। क्लियर है? ठीक है। दूसरी चीज हमारे पास, अगर सिलेबस क्लियर हो गया तो दूसरा जो स्टेप रहेगा वो रहेगा सिलेक्शन ऑफ गुड बुक। तो सेलेक्ट गुड क्वालिटी बुक। एक अच्छी बुक का सिलेक्शन बहुत मायने रखता है, और जब आपको अच्छी बुक मिल जाती है तो आपकी स्टडी काफी हद तक इजी हो जाती है। तो कौन सी बुक हमारे पास अच्छी रहेंगी, मैं पर्टिकुलर कोई बुक रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन आपको उस बुक को सिलेक्ट करते टाइम कुछ चीजों का ध्यान करना है, वो मैं आपको बता सकता हूं। फर्स्ट ऑफ ऑल इजी लैंग्वेज। बुक की लैंग्वेज इजी होनी चाहिए आपके लेवल के हिसाब से। आपकी अगर लैंग्वेज बहुत स्ट्रांग है, इंग्लिश आपको बहुत अच्छी आती है, टफ लैंग्वेज की बुकें भी आपको चलेगी। लेकिन अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है, उतनी कमांड नहीं है, सॉरी, तो फिर आपको नॉर्मल लैंग्वेज, तो इजी होना चाहिए, यानी कॉन्सेप्ट समझ में आना जरूरी है। तो इजी लैंग्वेज। सेकंड, फुल कंटेंट, कि आपका जितना सिलेबस है पूरा उस बुक के अंदर होना चाहिए। थर्ड, लेटेस्ट एडिशन। ये बात बहुत जरूरी होती है। आपने पुरानी बुक नहीं खरीदनी है। कई बार हम पैसे के चक्कर में पुरानी बुक ले लेते हैं, सेकंड हैंड ले लेते हैं, पता लगा इसमें आधे टॉपिक है ही नहीं, फिर उसका फायदे की वजह नुकसान हो जाता है। तो ये 3 चीजें आपके पास ऐसी हैं
जो आपको ध्यान करनी है। प्राइस कोई बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता, 150 रुपए महंगी सस्ती हो सकती है। अब कुछ ऐसे बुक जिनके पब्लिकेशन के बारे में आपको बता सकता हूं, तो उसमें आपने एक तो ध्यान करना है, मैक्रो एंड हिल, नाम सुना होगा शायद आप बच्चों ने, मैक्रो एंड हिल। सेकंड आपके पास रहेगा अरिहंत, थर्ड आपके पास है पियर्सन। ये 3 पब्लिकेशन ऐसे हैं जिनके एनटीएससी की बुक्स काफी अच्छी क्वालिटी की मानी जाती हैं। जरूरी नहीं कि आप यही खरीदें, लेकिन ये अच्छी क्वालिटी की बुक्स मानी जाती है। आपको अगर और कोई पसंद है, आपको कोई और बुक बहुत अच्छी लगती है, यू कैन गो फॉर इट। तो ये 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। थर्ड आपका जो पॉइंट बनेगा, थर्ड पॉइंट हमारे पास है साइंटिफिक टाइम टेबल। अब आप कहेंगे साइंटिफिक टाइम टेबल कौन सा होने लगा सर? साइंटिफिक टाइम टेबल का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा टाइम टेबल जो आपके मिनिमम टाइम से मैक्सिमम आउटपुट दे सके। आप जिस टाइम पर बहुत फ्रेश होते हैं उस टाइम पर आप लर्निंग वर्क करिए। जब आपको थोड़ा सा थकावट लग रही है तो कैलकुलेशन वगैरह आपकी इजी है, अच्छी है, तो आप कैलकुलेशन वाला वर्क करिए। ठीक है, तो आपको इस तरह से अपने टाइम टेबल को मैनेज करना है कि कम से कम 2 से 3 घंटे आप एनटीएससी के लिए निकालें और इस सारे में आपकी स्कूल स्टडीज जो है वो सफर नहीं होनी चाहिए। स्मार्ट टाइम टेबल आपने इस तरह से बना करके रखना है। ये आपकी चॉइस की बात होती है, मैं कोई रिकमेंड नहीं कर सकता क्योंकि आपका लेवल अलग है, आपकी सोच अलग है। किसी बच्चे को इवनिंग में पढ़ना अच्छा लगता है, किसी को मॉर्निंग में पढ़ना अच्छा लगता है, लेकिन मिनिमम वेस्टेज ऑफ टाइम, मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। साथ में छोटे छोटे गैप आप लेते रहें। आपने अपनी नींद को पूरा रखना है, इस बात का ध्यान करें। ठीक है, फोर्थ जो चीज आपको ध्यान करनी है, फोर्थ हमारे पास क्या होना चाहिए? रिवीजन। अब देखिए, जब भी हम पढ़ते हैं, कई बच्चों के दिमाग में होता है कि एक बार सिलेबस पूरा कर लेते हैं फिर रिवीजन करेंगे। मैं इस अप्रोच के अगेंस्ट हूं। आप पूरे सिलेबस की बात मत करिए। पूरा सिलेबस आपका मान लीजिए 1 महीने में होता है और 1 महीने बाद जब आप लौट करके आते तो पता लगा तो आधा भूल गए। इसलिए आप 1 वीक में जितना करते हैं, 1 दिन रिवीजन के लिए रखिए। 1 वीक के बाद उस 1 वीक में जितना किया है उस सारे को आप एक बार रिवाइज करिए। उसके मेन पॉइंट जितने भी हैं, सबको डीप स्टडी करने की जरूरत नहीं है। मेन पॉइंट जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं उन सभी को आप दोबारा से रिवाइज कर लीजिए और हाईलाइटर का यूज बीच बीच में जरूर करते रहें। और अगली चीज है हमारे पास सेल्फ प्रिपेयर्ड नोट्स। कि नोट्स जो होते हैं, जब भी आप किसी बुक को पढ़ें अपना पेपर पेन साथ में रखिए और उसके मेन पॉइंट को नोट करते रहिए। पेज वाइज भी नोट कर सकते हैं, डेट वाइज भी नोट कर सकते हैं, यानी अपने नोट खुद बनाने हैं। किसी दूसरे दोस्त के नोट उठाए और वो आप यूज करें, ये ज्यादा यूजफुल नहीं होगा। उसका सिंपल सा फंडा है कि हर आदमी की फिलॉसफी अलग होती है, हर किसी का मेंटल अप्रोच अलग होता है। किसी को कोई चीज इंपॉर्टेंट लगती है, किसी को दूसरी चीज इंपॉर्टेंट लगती है। मैं सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए 4 मिठाई रखी हुई है, मुझे ए पसंद है, आपको बी पसंद है, किसी को सी पसंद है। यही बात नोट्स की होती है। जब आप नोट्स बनाते हैं तो सभी की अप्रोच एक बराबर नहीं होती। ठीक है, इसलिए अपने नोट खुद बनाएं और उन्हीं नोट से अपनी प्रिपरेशन करें। और सबसे बड़ी बात होती है कॉन्फिडेंस। जो हमारे पास कॉन्फिडेंस होता है, कॉन्फिडेंस एक बहुत जरूरी चीज है। कोई चीज दुनिया में इम्पॉसिबल नहीं है। हम इम्पॉसिबल वर्ड के लिए भी कई बार ये कहते हैं आई एम पॉसिबल। इट इज इम्पॉसिबल बट इम्पॉसिबल इटसेल्फ सेज आई एम पॉसिबल। सो कीप योर कॉन्फिडेंस लेवल हाई। लेकिन कॉन्फिडेंस होना और ओवर कॉन्फिडेंट होना 2 अलग बातें हैं, तो ओवर कॉन्फिडेंट में नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये बात आपने ध्यान करनी है। और 7th चीज हमने रखना है पॉजिटिव माइंडसेट। कि आपने हमेशा अपने आप को पॉजिटिव माइंडसेट में रखना है। डिप्रेशन में नहीं जाना है कि उसका सिलेबस इतना हो गया मेरा रह गया। नो, आप अपने हिसाब से कर रहे हैं, आपकी अपनी पेस है, आप अपने हिसाब से करिए। ठीक है, तो पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए, नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए। सर्कमस्टेंसेस को देख करके नहीं, अपने आप को डराना नहीं है। सर्कमस्टेंसेस के केस पर मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। आपने बॉइलिंग वाटर सभी ने देखा है। बॉइलिंग वाटर में एक पोटैटो रखते हैं, एक एग रखते हैं। आफ्टर सम टाइम व्हाट हैपेंस टू पोटैटो? बिल्कुल पिलपिला हो जाता है, बहुत सॉफ्ट हो जाता है, बेकार सा हो सकता है। एंड एग बिकम्स हार्ड, मोर यूजफुल। अब सर्कमस्टेंसेस यानी बॉइलिंग वाटर, इट वाज द सेम फॉर बोथ। बट एक ने अपने आप को चेंज कर लिया, हार्ड बना लिया, फिर्म बना लिया, और दूसरा जरूरत से ज्यादा बॉयल हो जाए तो बेकार हो गया। तो आप इस बात से ये हम समझ सकते हैं कि सर्कमस्टेंसेस हमें नहीं बदल सकते,
अगर हमारे अंदर का जो मैटर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग क्वालिटी का है, अच्छी क्वालिटी का है, गुड क्वालिटी का है, तो ये आपको ध्यान करना है कि आपका इंटरनल जो मैटर है दैट मैटर्स, दैट विल गिव द रिजल्ट। सर्कमस्टेंसेस कैन नॉट चेंज यू। ठीक है, अगर आपको ने डिसाइड कर लिया है आई हैव टू फाइट दिस कॉम्पिटिशन, आई हैव टू क्रॉस दिस लिमिट, यू विल बी एबल टू डू इट। और अगर आपने पहले कॉन्फिडेंस डाउन कर दिया देन नोबडी कैन सेव यू। सो कीप योर माइंडसेट ऑलवेज पॉजिटिव। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा हाई रहना चाहिए। मेहनत साथ में करनी है, कभी अकेले कॉन्फिडेंस में चलते रहे। नेक्स्ट जो हमने ध्यान करनी है द इजीएस्ट वन एंड दैट इज सैंपल टेस्टिंग। अपने आप को टेस्ट करते रहे। सैंपल टेस्टिंग, छोटे छोटे टेस्ट बनाए 15 मिनट का, आधे घंटे का, और उस टेस्ट को चेक करने के लिए चाहे तो अपने पेरेंट्स या टीचर्स की हेल्प ले सकते हैं। तो उससे आपको यह पता लगेगा कि आप कौन से एरिया में वीक है। क्या मैं कैलकुलेशन में वीक हूं, क्या मैं मेमोरी में वीक हूं, ठीक है, या चीजों को मैं एनालाइज ठीक से नहीं कर पा रहा हूं, या कोई और इशू है, उस पर फिर दोबारा वर्क करिए। तो अगर सैंपल टेस्टिंग नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं लग पाएगा कि आपका कौन सा फील्ड स्ट्रांग है और कौन सा फील्ड आपका वीक है। और सबसे बड़ी बात होती है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये आपको बिल्कुल ट्रू आइडिया देंगे कि आपके पास जो डिफिकल्टी लेवल है क्वेश्चन का वो क्या होता है। कम से कम 4 से 5 साल पुराने क्वेश्चन पेपर को आप जरूर करिए। जितने भी सेट आपको अवेलेबल होते हैं, 4 सेट टोटल अवेलेबल होते हैं एक बार में, एक साल में, ए बी सी डी इस तरह बोल करके। अगर आप 5 साल के कर लेते हैं तो इसका मतलब 20 क्वेश्चन पेपर आपने मैट के और 20 सेट के आपके सोल्व हो जाएंगे, और वो काफी अच्छी आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे। माय पॉइंट इज क्लियर। एंड नेक्स्ट इज हमारे पास लास्ट पॉइंट है, और लास्ट पॉइंट है ईट हेल्दी डाइट। अब आप कहेंगे डाइट का और प्रिपरेशन का क्या लेना देना है। डाइट बेटा आपको बीमार होने से बचाती है, डाइट आपके एनर्जी लेवल को डिसाइड करती है। ठीक है, तो ऑलवेज टेक गुड डाइट एंड यस टेक लॉट ऑफ वाटर। कीप योर बॉडी हाइड्रेटेड। अगर आपकी बॉडी में वाटर कम हो जाता है तो आपका बीपी डाउन हो सकता है, और उस समय आपकी जो मेंटल अप्रोच होती है वो थोड़ी सी डाउन चली जाती है। इसलिए अपनी बॉडी को हाइड्रेट करके रखने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट हैं। ये सभी के सभी जितने भी मैंने आपसे डिस्कस किए दुनिया के आखिरी पॉइंट नहीं है या ओनली पॉइंट नहीं है। देयर आर सो मेनी अदर थिंग्स, बट केवल एक चीज आई विल अगेन से, दैट इज हार्ड वर्क एंड योर कॉन्फिडेंस। अगर आपके पास ये 2 चीजें हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आपको एनटीएससी क्वालिफाई करने से रोक दे। मैं 1-2 चीजें और कह के अपनी बात फिनिश करता हूं। दशरथ मांझी का नाम शायद सुना हो आप बच्चों ने, नहीं सुना है तो नेट पर उसकी मूवी अवेलेबल है। ही वॉज ए ओनली पर्सन हु ब्रेक द होल माउंटेन। पूरा पहाड़ तोड़ दिया उस व्यक्ति ने अपने गांव के लिए रोड बनाने के लिए। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ऑल द थिंग्स, ऑल द एग्जाम्स, चाहे वो लाइफ में किसी भी फील्ड में, वो इंसानों के लिए होते हैं एंड यू कैन डू इट। ठीक है, एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं लास्ट में। मुझे ज्यादा शेरो शायरी नहीं आती, बट एक सिंपल सा शेर मैंने कई बार सुना है, और वही कहता है कि कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। ठीक है, आई होप अगर इस वीडियो में कही गई बातों का आप ठीक से फॉलो करते हैं तो जब रिजल्ट आएगा तो आपकी जो स्माइल है वो मेरी स्माइल से भी बड़ी होगी। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट एंड यू कैन डू इट।